नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की वजह कई कही जा रही है, लेकिन एक वजह यह भी कही जा रही है कि तीरथ सिंह रावत तय वक्त तक, यानी जिस दिन से उन्होंने शपथ ली उस दिन से 6 महीने के भीतर तक, उस अवधि तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते, क्योंकि अभी उपचुनाव होना मुमकिन नहीं है। इसलिए संवैधानिक संकट का सामना करते हुए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि स्थितियां कुछ मिलती जुलती बंगाल में है कि क्या ममता बनर्जी को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। और यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी जीते, ममता बनर्जी हारी। उनके लिए एक सीट भवानीपुर, जो उनकी पुरानी सीट रही है, जिस सीट को छोड़कर नंदीग्राम गई थी, उस सीट को खाली किया उनके एक वफादार विधायक ने, जो मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी के लिए वो सीट खाली है। उस सीट से ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य चुना जाना है। लेकिन जो स्थिति अभी कोरोना काल का और चुनाव आयोग का जो नजरिया है कोरोना काल में उपचुनाव को लेकर, उससे लगता है कि ये उपचुनाव तय अवधि तक शायद न हो पाए। और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के भीतर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होता है। और बंगाल में सिर्फ विधानसभा है, वहां परिषद है भी नहीं। तो सवाल उठता है, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी तो क्या होगा? देना पड़ सकता है क्या? या अभी जो वक्त है उसमें चुनाव हो सकता है क्या? ऐसे कई सवाल हैं। और अगर इस्तीफा देना पड़ा ममता बनर्जी को, तो उन्हें कुछ महीने के लिए किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी पड़ेगी। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी तो कहीं बिहार जैसे हाल हो गए कि जीतन राम मांझी ने कुर्सी तो ले ली, लेकिन जब नीतीश कुमार वापस चाहते थे तो जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए। ऐसे कई सवाल बीते 24 घंटों में तैर रहे हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए, और ये खास बात और कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में 2 और ऐसे मंत्री हैं, उनके वित्त मंत्री और उनके कृषि मंत्री। उन दोनों को भी विधानसभा का सदस्य चुना जाना है। तो एक मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, और उसके बाद कम वक्त विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हो पाएंगे या नहीं? कई सवालों के साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पश्चिम बंगाल से हैं प्रभाकर मणि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं एनके सिंह, संविधान विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, 35-40 सालों तक अलग अलग अखबारों में जिम्मेदार ओहदों पर रहे हैं, टेलीविजन में भी रहे। लेकिन खास बात इनकी कि संविधान की बारीकियों को कई बार सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से ज्यादा समझते हैं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में हम लोगों के बीच अटॉर्नी जनरल टाइप के अहमियत रखते हैं एनके सिंह साहब, इसलिए आज उनको बुलाया कि चलिए संवैधानिक पहलू आप बताएंगे और राजनीतिक पहलू हम प्रभाकर से। सबसे पहले प्रभाकर जी के पास। प्रभाकर जी, जो स्थितियां हैं जरा आप वहां से समझाइए कि वहां क्या लग रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी, 2 मंत्री और शायद कुछ विधायक हैं जिनको चुना जाना है, और ये सब होने के लिए अब 3.5 महीने बाकी हैं। तो क्या लगता है? जी हाँ, ये तो करीब 2 सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कोरोना के बहाने कहीं केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को इशारा कर दिया कि चुनाव मत कराइए तो क्या हो सकता है। यही वजह है कि पिछले 15 दिनों में ममता बनर्जी कम से कम 3 बार कह चुकी हैं कि उपचुनाव जल्दी कराए जाने चाहिए। अब तो बंगाल में कोरोना की हालत ठीक है, क्यों नहीं करा रहा है चुनाव। वो कह चुकी हैं कि चुनाव आयोग तो प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करता है, तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे उपचुनाव कराने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था और राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई। आप जानते हैं दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी में चले गए। उसके बाद मानस भुइयां विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आयोग के पत्र में राज्य सरकार से सिर्फ उन 2 सीटों के बारे में पूछा गया था कि क्या उन पर चुनाव कराने लायक हालत है। उपचुनाव की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। तो इससे ममता ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा की 2 सीटों के साथ ही विधानसभा की जो 7 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं उन पर भी राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। राज्य में कोरोना की हालत बहुत बेहतर है पहले से, और जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। तो एक 15 दिनों से चल रहा है इस मुद्दे पर कयास, लेकिन खासकर कल देर रात जब
तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया तो अटकलें तेज हो गई हैं कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और एक बात और बता दो, दोनों में एक चीज का फर्क है, नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन एक शर्त यह है कि सदन का कार्यकाल 1 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उत्तराखंड के मामले में ये है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में ये शर्त लागू नहीं होती है। तो इसलिए चुप्पी पर राजनीतिक हलकों में काफी हैरत जताई जा रही है कि उपचुनाव को लेकर आखिर आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी है। जी, अब आते हैं जरा एनके सिंह के साथ पास, और उसके बाद प्रभाकर जी, कितने लोग वहां पश्चिम बंगाल में हैं इन स्थितियों में जिन्हें चुनाव जीतना जरूरी है, वो भी अगला सवाल। लेकिन पहले यहां संवैधानिक पहलू समझें। सिंह साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो जो संविधान का अनुच्छेद 1644 है, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है, जिसमें सही है कि 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए अवधि। वो तीरथ सिंह रावत उसको भी फेस करते, यहां तो वक्त है। लेकिन आज की तारीख से थोड़ा समझने के लिए आप समझाइएगा, आज की तारीख से 4 महीने हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं 4 नवंबर तक चुनाव जाना है, ठीक 4 महीने। तो नोटिफिकेशन, चुनाव आयोग की तैयारी, कोरोना की रफ्तार अभी मंद पड़ी है, इन सब के बीच क्या लगता है आपको? एक बात सिर्फ इतना बता दूं, एक कयास लगाया जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा दिलवाकर और संवैधानिक संकट का हवाला देकर बीजेपी ने एक चाल चली है, एक मोरल स्टैंड या दिखाने के लिए, प्रेशर के लिए कि ममता बनर्जी पर वो प्रेशर हो। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एक में आप ग्राउंड क्या लेंगे? आप ग्राउंड लेंगे कोविड, इंटेंसिटी ऑफ कोविड। अगर आप वेस्ट बंगाल में ये लॉजिक लेते हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले without ascertaining the intensity of COVID, आपने सुनिश्चित नहीं किया कि कोविड कितना है। आपने पूरा चुनाव कराया, पूरे राज्य में चुनाव कराया। अब आपको अचानक इल्हाम हो रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान आ रहा है कि नहीं साहब, कोविड है और कोविड में चुनाव डेफर करने होंगे। अब आप इसको दूसरी तरह लीजिए, अगर ये चुनाव आप नहीं कराते हैं, मान लीजिए कि जनरल इलेक्शन हो और कोविड हो, उस समय क्या आप इमरजेंसी इंपोज करेंगे? तो ये कुछ इस तरह का है किस्सा कि एक जंगल में तय हुआ कि शेर बिना मतलब जानवरों को नहीं खाएगा, और एक एक दिन एक एक भेजते जाएंगे और वो अपना प्रसाद की तरह वो अपना खा लेगा, सबको नहीं मारा करेगा। एक बार झरने से पानी गिर रहा था, शेर अपना जब झरने के पास पहुंचा तो देखा कि एक मेमना नीचे की तरफ खड़ा होकर पानी पी रहा है। तो शेर ने कहा, तुमने पानी झूठा कर दिया, मैं जंगल का राजा हूं, तुमने वायलेट किया है रूल, और ये कह के उसको मार के खाने लगा। तो उसने कहा, हुजूर, पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मैंने कैसे झूठा किया होगा? अगर किया होगा तो आपने किया होगा। तो उसने कहा, तो तूने नहीं तो तेरे बाप ने किया होगा, और ये कह के उसको मार के खा गया। तो ये लॉजिक के पैरामीटर से बाहर है। कोविड की इंटेंसिटी को असरटेन करके आप करें। मान लीजिए कल से वहां पे नंबर केसेस के कम हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे आप देख रहे हैं बीजेपी रूल लिस्ट में किस तरह से नंबर कम किए गए हैं, 1/4 तक किए गए हैं। अब जाके राज खुल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कल से ममता ये कहे कि नहीं साहब, यहाँ तो खत्म ही हो गया, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने RT-PCR कराना बंद कर दिया, तब आपकी लॉजिक क्या होगी? इसलिए मेयर कोविड की वजह से, मुझे याद है जब आपको करना होता है, तीरथ सिंह रावत एक कमजोर बलि का बकरा मिल रहा है तो आपने उसकी गर्दन मार दी और एक मॉरल स्टेट लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोरोना में अभी तो आपने राज्य का चुनाव कराया जिसमें आपका गृह मिनिस्टर, आपका प्रधानमंत्री घूमता रहा, मुंह खोले घूमता रहा, उसके सारे लोग घूमते रहे, तब तो आपने कुछ नहीं किया। तो पहला तो ये फंडामेंटल्स ही गलत हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इसके ऊपर कोर्ट है, खैर अगर आप ये करेंगे तो कोर्ट है, और कोर्ट इन चीजों को देखता है। अगर कोर्ट ये भी देखता है कि आप सरकमवेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप उसको किस तरह धोखा दे रहे हैं, तो वो ये भी देखेगा कि स्टेट किस तरह से चीजों को चेंज कर रहा है। तो एक तो वो विकल्प नहीं है आपके पास। मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं साहब नहीं हो सकता, तो उसको क्या ये बताया नहीं जाएगा कि गिरधर गोमांग के केस में भी 1 साल से कम था और तब आपने उपचुनाव कराए। आपके पास ऐसे 20 उदाहरण हैं। गिरधर गोमांग का तो एक ताजा उदाहरण, ताजा का मतलब उस समय हम लोग रिपोर्टिंग करते थे पार्लियामेंट की, और गिरधर गोमांग यहाँ थे मेंबर पार्लियामेंट। अचानक उनको 1919 में चीफ मिनिस्टर बनाया गया।
और वोट, और उसके बाद वहां से आकर वोट देकर सरकार गिराने में भी भूमिका निभा गए, सरकार गिरा, जी चर्चित बिल्कुल, किस्सा। वो भी किस्सा हम लोग के सामने का है। जी। तो आप देखें कि उसमें आप उपचुनाव करा लेते हैं। इस प्रोविजन में इलेक्शन कमीशन की अपनी डिस्क्रिप्शन भी काम करेगी। तो अब ये आते हैं बिल्कुल इनके सही है। एक काउंटर के साथ आप समझा दीजिएगा, उसके बाद प्रभाकर आते हैं। ये सही है कि तीरथ सिंह रावत की स्थितियां अलग थी, क्योंकि उनके 3 महीने बीत चुके, 3 महीने के भीतर चुनाव होना है और विधानसभा की अवधि फरवरी मार्च में खत्म हो रही है। तो जो संवैधानिक बाध्यता है उसमें 1 साल के भीतर अगर विधानसभा खत्म हो रहा है तो उपचुनाव न कराने का भी रिवाज है, जो अधिकार चुनाव आयोग का है। तो स्थिति अलग है बंगाल की। अब आती है बात कि क्या चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग पर यह सीधे आरोप लगता है कि कई बार सरकार या मोदी सरकार या ऊपर बैठे लोगों, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के दबाव में काम करता है, और जिस ढंग से चुनाव आयोग के अभी हाल में आयुक्त बने, उनका रिश्ता क्या रहा है सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, सब जानते हैं। तो क्या चुनाव आयोग इसमें कोई खेल कर सकता है? हम ये सीधा जानना चाहते। 4 महीने हैं सर, 4 नवंबर तक ममता बनर्जी को सदन के लिए चुना जाना है। आज हम बात कर रहे हैं आज से ठीक 4 महीने, 1.5 महीने बाद भी अगर 2 महीने बाद भी अगर स्थितियां समान हो, नोटिफिकेशन हो कि चुनाव हो सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो चुनाव आयोग माना जाएगा कि चुनाव आयोग ने इसमें कुछ ऐसा किया जानबूझकर, और ये किया जा सकता है। आप जिस डोमेन में हैं इसको लॉजिक पे कहते हैं लीगैलिटी वर्सेस लेजिटिमेसी। कई चीजें लीगल हो सकती हैं, लेजिटिमेट नहीं हो सकती, और कई चीजें लेजिटिमेट होती हैं पर लीगल नहीं होती है। ये न्याय व्यवस्था की अपनी एक दिक्कत है। हम छोड़ दें कि चुनाव आयोग किस तरह से बकरी बन गया है और जब कहा जाता है तो में करने लगता है। हम इस पक्ष को छोड़ देते हैं, प्योर हम उसमें लीगलिटी पे आते हैं। लीगलिटी पे आपके पास ये उदाहरण है, एक चीफ मिनिस्टर जो मैसिव मेजॉरिटी जीत के आया है, 4/5 मेजॉरिटी साधारण नहीं होती है, उसको जीत के आया हुआ, अभी अभी जीत के आया है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप इस तरह से करेंगे कि कहेंगे नहीं साहब वो लिखा है ना 1 साल। आपके पास तमाम उदाहरण है इसके, आप ये कर सकते हैं। लिहाजा एक तो ये है कि लीगली आपके पास ये पावर्स हैं कि आप बाई इलेक्शन कराए, वो प्रोविजन को आप सीज करा सकते हैं कि नहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के खिलाफ होगा, लिहाजा हम यहाँ पे बाई इलेक्शन करा रहे हैं। ये आप करा चुके हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं कराते हैं, मान लीजिए ममता बनर्जी रिजाइन करती है, ममता बनर्जी को जाहिर है उसके बाद रिजाइन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डॉक्टर अम्बेडकर इसको बड़ा बढ़िया बताया था कि ये हम प्रोविजन क्यों रख रहे हैं। कभी लोगों ने कहा कि नहीं साहब इसको बिल्कुल ब्लॉक कीजिए कि कोई आदमी नॉन मेंबर अचानक आके देश को संभालने लगे, ये उसका प्रोप्राइटी से अलग हो जाएगा। तो उन्होंने एमवी का इसको ऐसी कामत ने काफी पुरजोर तरीके से कहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा देखिए ऐसा है कि चुनाव बड़ा टेक्निकल चीज होता है, मुमकिन है, जैसे चंद्रभानु गुप्ता बहुत बड़े लीडर थे, अपना चुनाव हार जाते थे, आलमबाग से हार गए, लखनऊ के कई जगह से हारे और चीफ मिनिस्टर बने, उसके खिलाफ केस गया हाईकोर्ट में। तो यहां पे इशू ये है कि अंबेडकर ने कहा कि हो सकता है कि वो आदमी कैपेबल हो, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो समाज में भी, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हार गया, तो क्या हम उसको डिप्राइव करेंगे कि अब स्टेट को एक ऐसा नेता ना मिले? इसके लिए ये प्रोविजन हम बना रहे हैं कि 6 महीने। इसी को अगर उस सेंटिमेंट को देख के ममता बनर्जी वाला करे तो आप उसके ठीक उल्टा जा रहे हैं। एक लीडर जिसके पूरी ताकत आपने झोंक दी और उसने बताया कि नहीं हम पॉपुलर हैं, उसको आप सबवर्ट करके एक टेक्निकल लगाएंगे और वही मेमरे को कहेंगे कि तूने नहीं तो तेरे बाप ने झूठा किया होगा, ये कह के आप ममता बनर्जी को हटा दें। कल वो फिर आएंगे, ठीक है, वो 2 महीने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी को वोट मिलते हैं। जो आपने नजीर दिया था मांझी को वो एक्सेप्टेड बिहार के नेता नहीं थे। नहीं, मैं ऐसे ही बोला, मतलब मैं एक ऐसे ही बात करने के लिए। जी बिल्कुल मांझी और इनमें अंतर यह है कि ममता बनर्जी को वोट मिले हैं, वो पॉपुलर लीडर है, और इस समय शायद इस कंट्री में अगर कोई स्टेट के लीडरशिप की बात हो तो ममता इतना ताकतवर कोई लीडर नहीं है। तो आप ये एक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को, तो जो बेसिक आत्मा है, आप उसको टार्निश कर रहे हैं कि नहीं साहब
वो तो लिखा एक प्रोविजन है साहब कि साल भर में तो करा ही नहीं सकते, या सॉरी इस केस में कोविड है साहब, कोविड अनटेनेबल ग्राउंड है। अगर आप साल भर वाला भी लेते सिंह साहब ये भी है ना कि चुनाव आयोग अगर कोविड को लेकर इतना सतर्क सजग होता और कोविड इतनी बड़ी बात होती, तो जब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, अमित शाह रैलियां कर रहे थे और भीड़ देखकर प्रधानमंत्री खुश होकर कह रहे थे इतनी भीड़ तो हमने देखी नहीं, उस समय दिल्ली में लोगों की मौतें हो रही थी, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में लाशें अस्पताल के बाहर और अस्पताल के बाहर लाशें दिख रही थी, और तब भी ये कुछ हो रहा था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उस दिन हमारे यहाँ इसका जो प्रेवलेंस होता है वो 12% था। जितने लोग टेस्ट कराए में 12% उस दिन निकला था। मैसिव होता है ये 12%, इटली वगैरह में निकला करता था। उसके बावजूद आपने वो चुनाव होने दिए, लेकिन पूरे राज्य में होने दिए, लेकिन एक उपचुनाव आपको इतना कोविड डरा रहा है कि आप एक उपचुनाव नहीं कराएंगे, तो आप लीगली सही हो, हमें कोई इसमें कोई, लेकिन आपकी नैतिकता, जब आप चीफ सेक्रेटरी को इस तरह दौड़ाते हैं, बुलाते हैं, ये वही वाला है वेंजियंस। और ये बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन जनमानस के मस्तिष्क में ये घर करता जाता है। बेअंत सिंह के केस में, बेअंत सिंह का जब मर्डर हुआ तो उनके बेटे को मिनिस्टर बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। चीफ मिनिस्टर कोई और आया, कोई एक महिला आई। जब वो आई, इनका तेज प्रताप सिंह का टर्म खत्म हो गया था, उन्होंने वो टर्म खत्म हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जैसे ही वो आई दोबारा तो उन्होंने फिर उसको बना दिया मिनिस्टर। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, और आप ताज्जुब करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सेम, जैसा कि अभी आप बताया इन्होंने प्रभाकर ने, एग्जैक्टली यही है कि सेम असेंबली में आप 2 बार मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये संविधान के प्रोविजन के साथ एक धोखा होगा। लिहाजा एक तो ये केस है। दूसरा ये है कि आप ममता बनर्जी को अगर वहां उपचुनाव नहीं कराते हैं तो लेजिटिमेसी आपकी गवर्नेंस की खत्म होती है, क्योंकि आप बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये चस्पा होगा। और दूसरा, ममता बनर्जी दोबारा आएंगे, आपको इसका एंड रिजल्ट पॉलिटिकली भी नहीं 3-4 महीने के लिए रोड़ा अटका सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी नीयत एक्सपोज होगी, आप एक्सपोज होंगे, और लगेगा कि ममता बनर्जी इतनी जबरदस्त मेजोरिटी से बुलडोज करके आई, और उसके बाद आपने रोकने के लिए जो हथकंडे छोटे मोटे हो सकते हैं उसमें एक हथकंडे अपनाए। ये आपने कहा, मैं समझ गया, संवैधानिक बात भी और ये भी। अब बात आती है, प्रभाकर जी थोड़ा राजनीति समझें कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मुमकिन तो कुछ भी है, एनके सिंह जी और हम सब ने देखा है कि उत्तराखंड में कैसे सरकार बनी और कैसे हाईकोर्ट ने पलटा, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, और इसी मोदी रिजीम में फर्स्ट 5 इयर्स में हमने 2-3 ऐसी घटनाएं देखी है कि तख्ता पलट किया और उसके बाद रेस्टोर किया गया, और ये हमने पहले भी देखा है बूटा सिंह के दौर में भी। अब बात आते हैं राजनीतिक तौर पर, प्रभाकर जी अगर ऐसा ही हुआ, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी है, हम कितनी भी अच्छी बात करें संवैधानिक मर्यादा की, संवैधानिक ओहदे पर या संवैधानिक संस्थाओं की सीमा की, मर्यादा की, लेकिन वो मर्यादाएं टूटी हैं, 50 बार टूटी, हर चुनाव में टूटती हैं। अगर उपचुनाव नहीं हुए तो क्या होगा? फिर ममता बनर्जी को 2 या 3 महीने के लिए, जितने दिन उपचुनाव नहीं होते हैं उतने दिन के लिए किसी को सत्ता सौंपनी पड़ेगी, तो क्या होगा? किसको सौंपेंगे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। बात कर रहे हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल है, लेकिन मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस में इस सवाल पर भी मंथन चल रहा है। इससे पहले जो एनके सिंह जी ने कहा एक बात की चुनाव आयोग का एक्सपोज होगा, ये होगा, तो हम लोग बंगाल में ही तमाम संवैधानिक मर्यादाएं टूटते देख चुके हैं। किस तरह चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा, ममता बनर्जी बार बार अपील करती रही कि बाकी चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाए, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। तो चुनाव आयोग के पास अब उसका वो सम्मान नहीं बचा है। कम से कम पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार हम लोगों ने जिस तरह देखा है तमाम रैलियों में, और जिस तेजी से कोरोना बढ़ा, तो ममता इसीलिए बार बार, उनको कहीं ना कहीं आशंका है कि चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पे चुप्पी साधे बैठा है, इसलिए बार बार वो अपील कर रही है कि उस समय जब इतना तेज संक्रमण था, पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा थी, तो उस समय रैलियां हो रही थी, चुनाव हो रहे थे, तो अब जब एकदम हालत लगभग सामान्य है तो अब चुनाव आयोग क्यों नहीं उपचुनाव करा रहा है। और पार्टी में खासकर कल के बाद और मंथन बढ़ गया है, विमर्श बढ़ गया है, और इसके बाद पार्टी में इस बात पे भी मंत्रणा जरूर चल रही है कि
आखिर ऐसी स्थिति में किसे बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पहले होता तो एक दिन बाद इस्तीफा देके फिर मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन अब वो भी रास्ता बंद हो चुका है। तो पार्टी में इस बात को लेकर मंत्रणा तो चल ही रही है और मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो अभिषेक बनर्जी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं होगा ममता बनर्जी के सामने। अब देखिए, एक नाम इन्होंने बोला और ये अभिषेक बनर्जी भी तमाम आरोपों में घिरे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस ढंग से पार्टी में नंबर 2 की हैसियत और कमान दी, तमाम आरोपों प्रत्यारोपों केंद्रीय एजेंसी के रडार पर होने के बावजूद कि सब कुछ उन्होंने तय कर रखा है, ऐसा लगता है। अब सवाल उठता है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं सिंह साहब, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां हमें नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा। लेकिन एक जिक्र सिंह साहब ने किया, दर्शकों को सिर्फ समझाने के लिए प्रभाकर जी ने भी किया कि पहले ऐसी 4-5, मुझे एक पंजाब का याद है जिसका जिक्र सिंह साहब ने भी किया, लेकिन शायद और ऐसे वाकया हुए हैं कि 6 महीने तक चूंकि आपको किसी न किसी सदन का सदस्य चुना जाना है, चाहे केंद्र में मंत्री हो तो लोकसभा राज्यसभा और स्टेट में हो तो असेंबली या काउंसिल, वहां काउंसिल नहीं है। तो ऐसी चीजें हुई है कि आपने इस्तीफा दिया और अगले दिन एक दिन गैप किया और फिर आप मंत्री बन गए 6 महीने का एक्सटेंशन मानते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये माखौल है, मजाक है और जो एक संवैधानिक ये है दायरा, उसका मजाक उड़ाना है, तो वो नहीं हो सकता। सिंह साहब, सिर्फ समझने के लिए, आप चूंकि देख रहे हैं राजनीति को और मोदी रिजिम में भी देख रहे हैं, ठीक है कि जितनी बातें आपने बताई, लेकिन हो सकता है कि नहीं, चुनाव आयोग ये कर सकता है कि नहीं, क्या ये नामुमकिन है? हम मान लें कि चुनाव 4 महीने वक्त है, कोरोना की लहर शांत भी हो, शांत मतलब बहुत ग्राफ नीचे आया है, चुनाव कराएगा ही आयोग, या चुनाव आयोग ऐसा काम कर सकता है चाहे उसके पीछे जो भी वजह हो कि चुनाव ना हो? मैं सिर्फ मैंने कहा अभी आपसे कि लेजिटिमेसी और लीगैलिटी 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा देश की सेंट्रल लीडरशिप पे कि वो क्या इशारा कर रही है, लेकिन अब आप इसको छोड़ दीजिए, एक छोटा सा लीजिए। जब चीख चिल्लाहट मची 4th राउंड के बाद लगातार मची कि भाई बंद कीजिए इसे, ये जिस तरह की रैलियां निकल रही है इसे बंद कीजिए, ये बिल्कुल कोरोना जबरदस्त आ रहा है, तो आप जानते हैं चुनाव आयोग का कहना क्या था? चुनाव आयोग का स्टेटमेंट, नो दिस इज द डोमेन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो उनका के एरिया है, मैं इसमें कैसे बोल सकता हूं? आज अचानक आप कोविड की इंटेंसिटी कितनी है, आपको चुनाव करा, मतलब कि आप रैली कराए ना कराए ये तो हम करेंगे क्योंकि हमारा काम रैली कराना है, अगर नहीं कराना है तो ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसको टेकअप करे। उस समय आपने पल्ला झाड़ दिया था, आज अचानक आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं कोरोना बहुत हो गया है, लिहाजा हम इसको अगर ये करते हैं तो मुझे शक है कि इलेक्शन कमीशन इतनी नंगाई करेगा। देखिए, एक पर्दा होता है, हम जानते हैं कि इस रिजीम में ये पर्दा टूट चुका है, लेकिन फिर भी इतना अगर आप करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग मजाक प्रजातंत्र का बना चुके हैं। और ठीक है, आप कल फिर आएंगे, हो सकता है कि आप फिर से आ जाए, लेकिन इस देश में संविधान और प्रजातंत्र इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ममता बनर्जी के बाई इलेक्शन को आप कंडक्ट नहीं कराते हैं। आप करने को कर सकते हैं, आप तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, इसमें इससे आसान तो कुछ ही नहीं है। हाँ, धनखड़ आ ही रहे हैं, जबकि धनखड़ रोज आ ही रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की बात करने, अमित शाह से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ठीक है, आज के दौर में एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का ऐसा है कि मोदी का ऐसा पर्दा पड़ा है कि वो किसी भी ढंग से दूसरे पक्ष को सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष निशाने पर रहता है और ममता बनर्जी की सरकार उनके गले की हड्डी है या उन्हें अपच स्थिति लगती है। जगदीप धनखड़ के बयान को अगर आप देखेंगे, उनके तरीके को देखेंगे, कहीं से नहीं लगेगा कि वो संवैधानिक पद पर बैठे, सीधे सीधे पार्टी वर्कर की तरह काम करते हैं और करते दिख रहे हैं, वैसे ही बयान देते हैं, वैसे ही रोज कन्फ्रंट करते हैं। ये अलग पहलू है। वापस प्रभाकर जी आपके पास कि अब 7 सीटें हैं, शायद थोड़ा सा ये राजनीतिक तौर पर बता दें कितनी सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है? एक अमित मित्रा है, एक शोभन चटर्जी हैं जो कृषि मंत्री हैं, वित्त मंत्री, और कितनी सीटें हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं? कुल 7 सीटें हैं, इनमें 2 पर तो चुनाव हो नहीं पाया था, मुर्शिदाबाद में जंगीपुर और शमशेरगंज सीट से, क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान ही उम्मीदवारों की मौत हो गई थी वहां, तो वहां चुनाव स्थगित कर दिए गए थे और 17 अप्रैल की तारीख घोषित की गई थी वहां चुनाव के लिए, लेकिन फिर उसे कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था बाद में।
फिर 17 मई कहा गया, उसे भी स्थगित कर दिया गया। उसके अलावा 5 सीटें और है, इनमें 2 सीटें तो बीजेपी की जीती हुई है, जहां कूच बिहार में 1 सीट है, नदिया जिले में 1 सीट है। निशित प्रामाणिक कूच बिहार से सांसद हैं और नदिया में जगन्नाथ सरकार सांसद हैं, इन्होंने जीता था, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा नहीं, हम विधायक नहीं रहेंगे, हम सांसद ही रहेंगे। केंद्रीय नेताओं ने काफी समझाया भी, लेकिन माने नहीं सांसदी छोड़ने की, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि निशित प्रामाणिक 59 वोटों से जीते थे, तो उनको लगता था कि क्या विधायक ही रहना है, और सरकार बनी नहीं, वो तो लड़े थे कि मंत्री बनेंगे 200 पार के नारे के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 सीटें हैं, और ममता बनर्जी बार बार कहती रही हैं कि संक्रमण बहुत हद तक नियंत्रण में है, चुनाव कराए जाए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया है चुनाव आयोग को कि 7 दिनों का समय दिया जाए केवल चुनाव प्रचार के लिए, ताकि कोरोना संक्रमण का जो आशंका जताई जा रही है ऐसा न हो, और जल्दी से जल्दी 7 दिनों में ही चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं क्या वो 100% बीजेपी जानती है कि ये 7 में से 1 सीट भी उसको मिलनी नहीं है। और हम देखते रहे हैं बीजेपी ये हो या दूसरी संस्थाएं हो, चुनाव नतीजों के बाद कैसे हमले कर रही हैं। राज्यपाल को हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा चुनाव बाद की हिंसा में फर्जी तस्वीरें, वीडियो के इस्तेमाल से किस तरह आग लगाने की कोशिशें हुई। इसके बाद जो मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव का मामला है, अब भी चल रहा है। केंद्र सरकार लगातार धमकी, चेतावनी भरे पत्र भेज रही है। तो इससे साफ है कि केंद्र और उसकी तमाम एजेंसियां, जिनमें अब चुनाव आयोग का भी नाम शामिल हो गया है, तो ममता को किसी न किसी तरीके से परेशान करने के तमाम हथकंडे अपना रही हैं। तो एक प्रेशर टैक्टिस है, इसमें हो सकता है चुनाव कराए जाए, लेकिन इन पर चुप्पी साध कर जो दबाव बढ़ाने का काम कर रही है, नैतिक दबाव बढ़ा रही है, मानसिक दबाव बढ़ा रही है, ये तो उत्पीड़न के दायरे में आता है। मुझे लगता है दबाव बढ़ा रही है, लगातार कुछ नहीं कर रही है। 3 बार ममता कह चुकी, लेकिन एक शब्द न तो प्रधानमंत्री ने कहा, न ही चुनाव आयोग ने कहा है। जी चलिए, अब आखिरी सवाल सिंह साहब, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि 4 नवंबर तक ममता बनर्जी को चुना जाना है विधायक बंगाल विधानसभा के लिए, और आज से ठीक 4 महीने हैं। तो अगर देखें नोटिफिकेशन से पहले, जिस दिन नोटिफिकेशन करेगा चुनाव आयोग, 4 नवंबर अगर है तो मान लीजिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव तय करता है, तो भी उसके पहले के ये 2 महीने हैं। ये 2 महीने अगर देखें कोरोना का ग्राफ और जो स्थितियां हैं, अगर उसमें कुछ और डेल्टा लहर, तीसरी लहर और ये सारी चीजों की बात आ रही है, तो उस खतरे को प्रियम्प्ट करके कि ये कुछ खतरा आ सकता है या आने वाले समय में फिर से ये ग्राफ बढ़ सकता है, इस खतरे की आड़ लेकर क्या हम कोई खतरा देख रहे हैं कि नहीं? मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सिंह साहब के पहले, 1 मिनट, एक चीज मैं जोड़ दूं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर का इंतजार कर रही है, इसीलिए फिलहाल चुप्पी साधे हुए है कि आगे बहाना। सही बात, ये भी चूंकि कहा जा रहा है बार बार। सिंह साहब जी, आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने आज से 3 महीना पहले ही कह दिया था कि तीसरी लहर आ रही है और डिवास्टेटिंग होगी वगैरह वगैरह कह दिया है। आपके पास एक फैक्ट है कि डेल्टा प्लस और सिर्फ डेल्टा वेरिएंट भी नहीं, इसके म्यूटेशंस नए नए आ रहे हैं। आपको अगर ये फैक्ट मालूम है, तो जब हम रीजनिंग करेंगे आने वाले दिनों में, देखिए इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप उस समय जब तीसरी लहर वाकई आपके सर पे आके खड़ी हो, उस समय जब आप ये लॉजिक लेंगे, तो कोई भी कॉमन सेंस से कहेगा कि भैया तो इसके पहले वाले में क्या दिक्कत थी, पहले क्यों नहीं करा दिया, क्योंकि इसकी बंदिश तो नहीं है। ये तो नहीं कहा गया कि 6वें महीने खत्म होने पे कराएंगे। तो पहला तो ये है। लिहाजा आप जो कर रहे हैं, देखिए छोटे छोटे सटल पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं जो जनमानस में धीरे धीरे तय बतय बैठते जाते हैं। आप कई बार देखेंगे अचानक कोई आदमी पब्लिक ग्रेस से उतर गया, उसके पीछे वही कारण होता है कि ये छोटे छोटे होते हैं मैसेजेस। आज वो आपको नजर, और खास करके यूनि लीडरशिप जो मोदी जी का फॉर्मेट है, उसमें ऊपर से डर नहीं आती। लेकिन जैसे ही ममता आपसे जीती और जिस बुलंदी से आप कह रहे थे कि 200 सीटें लाएंगे वगैरह वगैरह, तो आपका वो सिंगल लीडरशिप, आपका देवत्व जो था, वो अचानक लगा कह रहे ये देव नहीं है, ये तो हमारे में नहीं कोई है। जो हम देवत्व, भारतीय समाज की एक प्रॉब्लम होती है, जब वो नेता को ले जाता है, मकबूलियत हासिल करता है नेता,
तो धीरे धीरे देवत्व के रंग लाने लगते। गांधी को भी ये डर हुआ चौरी चौरा, इसीलिए उन्होंने मना किया। लेकिन अब वो देवत्व पहली बार झटके में आया, यार इसको तो ममता गिरा सकती है, ममता हरा सकती है। तो आज जब आप ये तय बतय बैठता जा रहा है कि आप किस तरह इलीगल इलेजिटिमेट कर रहे हैं, तो ये आपको महंगा पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई भी कॉमन सेंस का आदमी, और मोदी जी में कॉमन सेंस काफी अच्छी है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूं, तो ये मैं जानता हूं कि मोदी जी ये गलती नहीं करेंगे। ये गलती मेरे ख्याल से जल्दी से चुनाव अगर ये करते हैं तो मेरे ख्याल से वो आखिरी वो होगा पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी मोदी जी की, वो आखिरी ताबूत होगा जिसमें कि ये कील ठोका जाएगा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेके। जनमानस इतना मूर्ख नहीं है कि वो आप ये सब करते रहेंगे, ममता का आप नुकसान कुछ नहीं करेंगे, ये भी तय है। तो सिर्फ विंडिक्टिव होके आप करें, एक तो आपने चीफ सेक्रेटरी किया, उसी में आपका हल्कापन दिखाई दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां तक जाएंगे, और जाते हैं तो फिर तो देश का भगवान मालिक है। चलिए, तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। वैसे मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ये दरअसल जो कहा जाता है ना, मोदी हैं तो मुमकिन है, मैं मानता हूं कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, और मोदी जी के साथ अमित शाह की जोड़ी है, और एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फॉर्मूला कि विपक्ष को हाशिए पर डाला जाए, बुलडोज किया जाए, अपनी सत्ता हासिल की जाए, कहीं तख्ता पलट हो। गोवा से लेकर मणिपुर से लेकर मेघालय से लेकर उत्तराखंड की मिसालें हमारे सामने हैं, और जब जब ये ऐसी चीजें हुई है तब तब हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि क्या इतनी जल्दी कोई इस तरह से दांव चल सकता है और औंधे मुंह वापस गिर भी सकता है। उसके लिए कई मुहावरे, हम वहां नहीं जाते, लेकिन ये सही है कि अगर ममता बनर्जी के उपचुनाव में टाल मटोल करके उपचुनाव का फैसला टलता है और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये एक ऐसा कलंक होगा, जिसका सिंह साहब ने भी कहा देवत्व पर सवाल होगा। ऐसा कलंक होगा कि सामने विजिबल होगा, दिखेगा कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर साजिशन या जानबूझ के ऐसा रोड मैप तैयार किया कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़े। और चुनाव आयोग की साख पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि चुनाव आयोग की साख पर इतने सवाल है कि 10-5 सवाल और हो जाए शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और आप दोनों मेहमानों का बहुत 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 शुक्रिया।